हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक में। आज का जो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ये आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। अब यहाँ सिंप्लेक्स मेथड द्वारा सॉल्व करना है, लेकिन आपको ये नहीं गिवन है कि फर्दर इसमें कौन सा केस अप्लाई होगा। जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन किया था, बिगम मेथड से हमने क्वेश्चन किया था, तो ये आपको चेक करना है कि बिगम मेथड यूज़ होगा या उसके अलावा कोई और मेथड यूज़ होगा। तो जस्ट सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन में। मैक्सिमम z इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू x1 माइनस x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड x1 माइनस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड ऑल वेरिएबल्स अननोन वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तब हमें इसको सोल्व करना है। अपने सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, हमें इस इनइक्वलिटीज़ की फॉर्म को इक्वलिटी में चेंज करना होता है। अभी कैसे चेंज करते हैं यह हमें चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लेस देन है या ग्रेटर देन। उन दोनों के लिए हमें क्या यूज करना होगा, हमें यूज करना होगा स्लैक या सरप्लस वेरिएबल। तो हम चेक करते हैं कि कहाँ स्लैक वेरिएबल यूज होगा और कहाँ सरप्लस वेरिएबल यूज होगा। एक चीज़ का ध्यान फिर से रिमाइंड करवा दूं मैं, लेस देन है अगर साइन तो यहाँ हमारा वेरिएबल जो यूज होता है वो होता है स्लैक। अगर ग्रेटर देन का साइन है तो हमारा जो वेरिएबल यूज होगा वो होगा सरप्लस। तो ये दो वेरिएबल यूज होंगे। स्लैक में हम क्या करते हैं, हम एस को ऐड करते हैं और सरप्लस में हम क्या करते हैं, एस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये एस S1, S2, S3 की फॉर्म में होगा। अगर फर्स्ट रो में यूज होगा तो S1, सेकंड रो में यूज होगा तो S2, थर्ड रो में यूज होगा तो S3। अब यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ स्लैक वेरिएबल आएगा और कहाँ कहाँ सरप्लस वेरिएबल आएगा। तो करते हैं इसको। गिवन इक्वेशन है मैक्सिमम z ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन में है तो हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। और अगर मिनिमाइजेशन में होता तो इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, मिनिमाइजेशन को हमेशा मैक्सिमाइजेशन में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव, यानी नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस कंप्लीट इक्वेशन को, तो गिवन इक्वेशन मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो जाएगी। तो मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू x1 माइनस x2 प्लस x3। अब जरा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है 4 से, यानी ये साइड ज़्यादा है, तो इसको इसके इक्वल आने के लिए क्या करेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। और जिस चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सरप्लस वेरिएबल। तो हम यहाँ शो कर देते हैं माइनस एस और इज इक्वल्स टू 4। इसको मैं थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे भी कुछ और अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट इक्वेशन में x1 प्लस x2 प्लस 2x3, यहाँ क्या है, ये लेस देन है यानी ये कम है, इसको इसके इक्वल लाना है तो हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। तो जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो करेंगे S2। यहाँ स्लैक वेरिएबल आएगा, यहाँ सरप्लस वेरिएबल आया और इसको हमने 1 से डिनोट किया क्योंकि फर्स्ट रो में, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ सरप्लस वेरिएबल आया, यहाँ स्लैक वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये लेस देन है, तो लेस देन के लिए क्या यूज करेंगे, स्लैक वेरिएबल, और जो कि क्या होगा, एडिशन में होगा, पॉजिटिव साइन में होगा, पॉजिटिव में होगा तो S2, और सेकंड रो में इसलिए S2, और इक्वल में हो जाएगी इक्वेशन जो किसके इक्वल आ जाएगी, 8 के। थर्ड इक्वेशन x1 माइनस प्लस 0x2, क्योंकि x2 नहीं है तो 0 एंड माइनस x3। अब थर्ड रो ग्रेटर देन है फिर से फर्स्ट रो की तरह, तो क्या आएगा, यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल आएगा, यानी कि यहाँ से s सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन कौन सी रो है, थर्ड रो है, थर्ड इक्वेशन है तो आएगा S3 और इक्वल में आ जाएगी टर्म्स 2। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब जरा देखें, मैंने बताया था कि सिंप्लेक्स एल्गोरिदम, सिंप्लेक्स टेबल इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर डिपेंड करती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। देखिए यहाँ S1 माइनस में, यहाँ S2 होगा नहीं क्योंकि S2 हमने यहाँ यूज़ कर लिया, S3 यहाँ यूज़ कर लिया, तो S2 S3 इसके लिए क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ 0S2 प्लस 0S3। यहाँ S2 है
तो S1 और S3 0 रहेगा, और यहाँ S3 है तो S1 और S2 0 रहेगा, ये होगा। अब क्या ये सभी कंडीशंस मिलकर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रही हैं या नहीं, चेक करते हैं। -1 0 0, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मालूम है +1 होनी चाहिए, तो ये -1 है, जो कि फर्स्ट रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही। सेकंड रो में 0 1 0, तो सेकंड रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 1 0, +1 है। थर्ड रो में 0 0 फिर -1 आ गया, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, +1। तो दो जगह हमें -1 मिल रहा है कोफिशिएंट S1 और S3 का, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे +1 आएगा। जब तक +1 नहीं आ जाए तब तक हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी, और तब तक हमारा सिंपलेक्स एल्गोरिदम की जो टेबल है वो स्टार्ट नहीं होगी। तब हमें क्या करना है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती है तब हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना होगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल कब होगा, जब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत होगी। तो यहाँ किस रो में आर्टिफिशियल वेरिएबल की हमें जरूरत है, तो देखिए फर्स्ट रो में यहाँ लिख देते हैं A1। सेकंड में हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि सेकंड में ऑलरेडी +1 है। थर्ड में पॉजिटिव बनाने के लिए A2, अब यहाँ A3 नहीं आएगा, A2 आएगा। क्यों, क्योंकि एक बार तो यहाँ यूज हुआ है, अब सेकंड टाइम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसलिए सेकंड, तो 2 A2। अब यहाँ ये रो की बात नहीं है, अगर सेकंड टाइम यूज हो रहा तो A2 नेचुरल सी बात है, अगर यहाँ यूज होता तो A2 यहाँ आता फिर A3 यहाँ आता, लेकिन जितनी बार यूज होगा हम उसी से देंगे। तो ये A1 और ये A2, क्लियर। अब इन सब की इनिशियल कॉस्ट कहाँ लिखेंगे, मैक्सिमम Z में। तो देखिए इनिशियल कॉस्ट सबसे पहले स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की, और वो हर क्वेश्चन में 0 होगी, 0 0 एंड 0। जितने भी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हम यूज करेंगे उन सब की इनिशियल कॉस्ट हमें 0 लेके चलना होगा, क्लियर है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। इसके बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हमेशा -m रहेगी। क्यों रहेगी, तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसको मैंने डिटेल से बताया है कि -m का क्या रीज़न है। तो A1 - m A2, तो ये हो गई आर्टिफिशियल वेरिएबल की इनिशियल कॉस्ट। -m की वजह से हम क्या करते हैं, हम इसे बिग M मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं, बिग M मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उनकी जो कॉस्ट हम लेके चलते हैं हमेशा, वो लेके चलते हैं हम क्या, M नेगेटिव में, इसलिए बिग M मेथड हो गया स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है इस सभी के कोडिंग। अच्छा एक चीज़ और, x1 से x3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, > 0। अब इन सभी इक्वेशन की हेल्प से हमें अपनी फर्स्ट टेबल तैयार करनी है। तो फर्स्ट टेबल देखते हैं, तो यह है फर्स्ट टेबल का फॉर्मेट, CJ CB B SV। तो फर्स्ट टेबल, तो CJ कॉस्ट कौन सी, इनिशियल कॉस्ट। किसकी इनिशियल कॉस्ट, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल्स, जो मिनिमम या मैक्सिमाइजेशन। तो वो वेरिएबल सबसे पहले हम यहाँ वेरिएबल्स शो करेंगे इस रो में। तो कौन कौन से वेरिएबल्स है देखिए, x1 x2 x3, s1 s2 s3, a1 a2। तो ये सभी वेरिएबल्स हमें यहाँ सबसे पहले शो करने होंगे, तो हम कर देते हैं x1 x2 x3, देन s1 s2 s3, देन a1 एंड a2। ये सभी वेरिएबल्स आ गए स्टूडेंट्स। अब इन सब की इनिशियल कॉस्ट, जो कि CJ से डिनोट करते हैं हम कॉस्ट इन सब की, तो सबकी इनिशियल कॉस्ट देखिए कितनी है, 1 2 3 0 0 0 -m। तो कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 0 0 0 -m एंड -m। ये सबकी इनिशियल कॉस्ट आ गई। अब जितनी भी इक्वेशंस हैं उन सब के कोफिशिएंट को हमें यहाँ शो करना है इस स्पेस में। तो कर देते हैं 1 -1 1, तो 1 -1 1 -1 0 0
-1 0 0, क्योंकि S2 का 0 है तो S2 के नीचे 0, S3 का कोफिशिएंट 0 है तो S3 के नीचे 0, A1 1 और यहाँ A2 नहीं है तो 0, क्योंकि यहाँ A2 होगा नहीं क्योंकि A1 हमने इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड इक्वेशन 1 1 2 0 1 0, और यहाँ पर अब A1 भी नहीं है और A2 भी नहीं है तो इसके लिए नेचुरली क्या आएगा 0 एंड 0। क्लियर। थर्ड इक्वेशन में 1 0 -1 0 0 -1, यहां A1 नहीं है तो 0 और A2 1। तो ये हो गई सभी वैल्यूज जो भी इक्वेशंस हमें गिवन थी। अब यहां SV में क्या आएगा, वो वैल्यूज आएंगी जो इक्वल में हमें कांस्टेंट्स गिवन है। तो वो है 4 8 2, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए 4, सेकंड के लिए 8 और थर्ड के लिए 2, 4 8 2। अब यहां B बेसिस, B फॉर बेसिस, बेसिस में क्या आएगा, बेसिस में वो वेरिएबल्स आएंगे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूज हो रहे हैं। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 का है, देखिए 1 तो वैसे यहाँ पे भी है लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 नहीं है क्योंकि इसके नीचे 0 0 नहीं है। 1 फिर है लेकिन ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नहीं है क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। पॉजिटिव 1 फिर यहाँ है, देखिए इसके नीचे क्या 0 0 है, बिल्कुल है। तो ये जो 1 है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 है और इस 1 के ऊपर जो वेरिएबल है वो यहाँ आएगा, तो इसके ऊपर है A1 तो यहाँ आ गया A1। क्लियर। सेकेंड रो में 1, कौन सा 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। इससे ऊपर और नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 बन रहा है इसलिए, तो इसके ऊपर वेरिएबल क्या है S2 तो यहाँ आ जाएगा S2। और थर्ड रो का 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 9 1 0 0 या 0 0 1, तो इसके ऊपर वेरिएबल क्या है A2 तो ये आ जाएगा A2। हो गया। अब इन सब की इनिशियल कॉस्ट, किसकी, कॉस्ट ऑफ बेसिस, तो बेसिस तो ये है, इसकी कॉस्ट क्या है, A1 की कॉस्ट कितनी है ऊपर देखिए -m तो -m। S2 की कॉस्ट ऊपर क्या है 0 तो 0, और A2 की इनिशियल कॉस्ट कितनी है -m तो अगेन -m। तो ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना स्टूडेंट, ZJ। तो सबसे पहले ZJ, तो ZJ कैसे फाइंड करेंगे, वही सिंपल सा, इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है अभी। तो ZJ कैसे फाइंड करते हैं, 1 by 1 सभी का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, -m × 4, 0 + 0 × 8 + 2 × -m तो माइनस का 4m माइनस का 2m तो माइनस का 6m, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। -m तो नेगेटिव का 2m, +m 0 0 ओनली m, -m 0 +m तो 0, -1 तो +m, ये 0 क्योंकि जहाँ वैल्यू है वहाँ 0 है, जो यहाँ 0 है तो यहाँ वैल्यू है तो टोटल 0। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -m का तो +m, यहाँ मल्टीप्लिकेशन -m अगेन -m। तो फाइनल कॉस्ट हमें क्या चाहिए, CJ - ZJ। तो CJ - ZJ चेक कर लेते हैं, इनिशियल कॉस्ट माइनस फाइनल कॉस्ट। तो देखिए 1 माइनस माइनस प्लस तो 1 + 2m, क्लियर। 2 - m तो 2 - m, 3 - 0 3, 0 - m -m, 0 - 0 0, 0 - m तो -m, -m और नेगेटिव पॉजिटिव m 0, -m एंड नेगेटिव पॉजिटिव m तो 0। तो ये सभी वैल्यूज आ गई CJ - ZJ। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेबल के
लिए हमारा क्वेश्चन जाएगा वो किस बिहाफ पे जाएगा, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि सभी Cj माइनस Zj की जो वैल्यूज़ है उसमें जो इसमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या है। जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी उसी को हम बेस बना करके नेक्स्ट टेबल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो मोस्ट पॉजिटिव, अच्छा मोस्ट पॉजिटिव का टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट पॉजिटिव को टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, जो कॉस्ट कंपनी की लग रही है जिसको वो मिनिमाइज़ करना चाह रही है। तो वो सबसे पहले क्या करेगी, जितनी कॉस्ट जहाँ सबसे ज़्यादा लग रहा है उस कॉस्ट को वो सबसे पहले टारगेट करेगी, उसको मिनिमाइज़ करने का। इसी तरह से हम भी जो कॉस्ट सबसे ज़्यादा है उसको हम पॉजिटिव में उसको हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, m को सिंपल है रिप्लेस कर दो 100 के साथ। तो जब m को 100 से रिप्लेस किया, एज्यूम कर लिया ताकि हमें क्लियरली हो सके। अगर m को हम 1 या 2 पुट करते हैं तो उसमें ज़्यादा क्लियर नहीं होगा हमें, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। इसलिए उसको आप 100 से रिप्लेस कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है। तो m को जब 100 से पुट किया, रिप्लेस किया, तो 200 + 1 तो 201। इसको m को 100 से किया तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ m है ही नहीं, ओनली 3 रहेगा। ये 201, ये नेगेटिव, ये 3, नेगेटिव 0, नेगेटिव 0, 0। तो एक दो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक तो यहाँ से 201 और एक यहाँ से 3। तो दोनों में से मोस्ट पॉजिटिव कौन सी है, तो मोस्ट पॉजिटिव जो वैल्यू है हमारे पास वो है 201, या फिर मैं कह सकता हूँ दिस, और ये हमारा होगा एंटरिंग वेक्टर। क्लियर है, आ गया हमारे पास एंटरिंग वेक्टर। एंटरिंग वेक्टर वो होगा जो मोस्ट पॉजिटिव नंबर हो m को 100 से रिप्लेस करने के बाद। अब ये हमारे पास एंटरिंग वेक्टर की रो आ गई, कॉलम आ गया। अब कॉलम के लिए हमें मिनिमम रेशियो चेक करना है। मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, मिनिमम रेशियो फाइंड करते हैं जो एंटरिंग वेक्टर का कॉलम है, एंटरिंग वेक्टर का जो कॉलम है और जो SV का वैल्यूज हैं, तो SV की वैल्यूज को डिवाइड करते हैं एंटरिंग वेक्टर के कॉलम से। तो देखिए सारा कॉलम 1 1 1 ही है, तो क्या करना है 4/1, 8/1, 2/1, तो यही वैल्यू मिलने वाली है। तो क्या आ रही है 4, 4/1 4, 8/1 8, 2/1 2। क्लियर। जो भी एंटरिंग वेक्टर होगा और जो SV की वैल्यू होगी, तो SV की वैल्यू में डिवाइड होगा हमेशा एंटरिंग वेक्टर की वैल्यूज का। अगर एंटरिंग वेक्टर ये होता तो 4/-1, 8/1, 2/0 आता। अगर एंटरिंग वेक्टर ये होता तो 4/1, 8/2, 2/-1 आता। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास मिनिमम रेशियो। अब मिनिमम रेशियो क्या है, मिनिमम रेशियो की बात करें तो मिनिमम वैल्यू को ही हम टारगेट करेंगे। मिनिमम टारगेट क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 2। एंटरिंग वेक्टर क्या है ये। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, की एलिमेंट होगा। और यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, वो ये 1 है जो कि हो गया की एलिमेंट। तो ये हो गया की एलिमेंट। क्लियर। अब हमें क्या करना होता है सेकंड टेबल पे। सेकंड टेबल में हमें क्या करना होगा, हम हमेशा की एलिमेंट को क्या करते आए हैं, अभी तक 1 बनाते आए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए ये ऑलरेडी 1 है, जिसको हम 1 बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रो डायरेक्ट एज इट इज आ जाएगी। कहाँ पे, नेक्स्ट टेबल में। हम क्या करते थे, अगर यहाँ कोई भी नंबर होता था 1 के अलावा, मान लीजिए 5 है, तो हम क्या करते थे उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो उस कंप्लीट रो को 5 से हम डिवाइड कर देते थे। अगर 3 था तो 3 से डिवाइड कर देते थे, 2 था तो 2 से डिवाइड करते थे। लेकिन जब 1 है तो 1 से डिवाइड करो तो यही आएगा, तो ऑलरेडी 1 है ही। इसके अलावा हमें क्या करना है, ऊपर या नीचे इसके जो भी वैल्यू होती है की एलिमेंट के, उन सबको 0 बनाना होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले सेकंड टेबल में इस रो को एज इट इज लिख देते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं ऊपर की वैल्यू को 0 करने की। क्लियर। तो करते हैं सेकंड टेबल। तो जो वैल्यूज सेम थी मैंने उस वैल्यूज को यहाँ पे शो कर दिया है। जो भी वैल्यूज हमारी सेम थी, जो भी फॉर्मेट में ये कह सकता हूँ, जो भी फॉर्मेट हमारा सेम था उसको मैंने यहाँ शो कर दिया है। तो सीजे एज इट इज़, इनिशियल कॉस्ट जो भी हमारी वैल्यूज है, इनिशियल कॉस्ट जो भी वेरिएबल्स हैं और उनकी जो इनिशियल कॉस्ट हैं वो सेम रहेगी। टेबल का फॉर्मेट सेम रहेगा, हमें कुछ नहीं करना उस फॉर्मेट में, कुछ चेंज नहीं करना। सेकंड टेबल। अब देखिए किस एलिमेंट को 1 बनाना था, की एलिमेंट को। की एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो हम क्या करेंगे उसको एज इट इज हम यहाँ शो कर देंगे। तो थर्ड रो हमारी,
तो 2, x1 1, x2 0, x3 1, सॉरी -1, देन 0 0, -1 0 1। ये हमारे पास थर्ड रो आ गई। अब हमें क्या करना है, इससे ऊपर दोनों वैल्यूज को हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर ऊपर 2 होता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उस रो से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन ये ऊपर 1 है और ये भी वही है, तो डायरेक्ट क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हुआ क्या, नेचुरली इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्शन ही तो है डायरेक्ट। इस रो का हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, जिस रो को 0 बनाना होता है, जिस रो में इसके ऊपर वैल्यूज को 0 बनाना है, तो वो ये रो है। तो डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बहुत इजी है। 8 - 2 6, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 2 माइनस और माइनस क्या हो गया +3, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1, 0 - 0 0 एंड 0 - 1 -1। क्लियर। अब इससे ऊपर वाली वैल्यू को भी 0 करना है, ये ऑलरेडी 1 ही है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया, और ये भी 1 है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 - 2 2, 1 - 4 - 2 2, 1 - 1 0। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा अब -1 - 0 -1, 1 - 1 तो प्लस का 2 हो जाएगा, -1 - 0 तो -1, 0 - 0 0, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 1 - 0 1 एंड 0 - 1 तो -1। क्लियर। ये वैल्यूज आ गई सभी हमारे पास। चेक कर लीजिए फिर से वैल्यूज को सेकंड टेबल के लिए, 0 -1 2, -1 0 1 1 एंड -1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फिर से देखिए इस टेबल में, फर्स्ट टेबल में एंट्रिंग वेक्टर क्या था x1, और आउटगोइंग यानी जो मिनिमम रेशियो का की एलिमेंट जो जिस रो में की एलिमेंट होता है वो आउटगोइंग होता है। आउटगोइंग क्या था a2, तो a2 जाएगा यानी सेकंड आर्टिफिशियल वेरिएबल जाएगा और एंटर क्या करेगा x1, तो यहाँ आएगा x1। इसके अलावा जो वेरिएबल थे वो एज इट इज s2 और a1। इन सब के इनिशियल कॉस्ट, a1 की इनिशियल कॉस्ट -m, s2 की इनिशियल कॉस्ट 0 और x1 की इनिशियल कॉस्ट 1। क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं हम ZJ के बारे में। तो ZJ -m × 2 माइनस का 2m प्लस का 2, माइनस का 2m प्लस का 2, फिर दिस इंटू दिस 0 + 1 तो 1, प्लस m 0 0 तो +m, माइनस का 2m प्लस 0 माइनस का 1 तो माइनस का 2m माइनस का 1। क्लियर। फिर माइनस माइनस प्लस का m, बाकी दो वैल्यू 0 तो +m, यहां सब 0। इसके लिए -m और -1 तो -m एंड -1, -m और लास्ट रो के लिए नेगेटिव नेगेटिव +m प्लस 1 तो m प्लस 1। तो ये सभी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या चाहिए, फाइनल वैल्यू Cj माइनस Zj, Cj माइनस Zj। तो हम कर देते हैं फाइंड Cj माइनस Zj। तो देख लीजिए Cj माइनस Zj क्या वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट वैल्यू Cj माइनस Zj के लिए 1 - 1 0, 2 - m, 3
माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस माइनस प्लस कितना होगा प्लस का 2m, और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 प्लस 2m, 0 माइनस m तो नेगेटिव m, 0 नेगेटिव 0 0 0 नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव m + 1, अगेन नेगेटिव m एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव m 0, नेगेटिव m नेगेटिव m नेगेटिव 1, तो नेगेटिव का 2m एंड नेगेटिव 1, तो ये सभी वैल्यूज आएंगी। हमारा टारगेट क्या है एंट्रिंग वेक्टर का, एंट्रिंग वेक्टर का टारगेट ये है कि जो मोस्ट पॉजिटिव नंबर है, जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू उसको हमने सेलेक्ट करना है। और कैसे पता चलेगा, बाय पुटिंग m = 100। इसको हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी 0 है, इसको नहीं करेंगे, नेगेटिव में ये 0 है, ये 0 है, ये नेगेटिव है, तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज तो हमारी पहले से हट गई यहाँ से, इस दौड़ से 5 वैल्यू हमारी पहले ही पीछे हो गई, क्योंकि ऑलरेडी 0 नेगेटिव है, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। अब देखिए 3 वैल्यूज रह गई, एक तो ये, जब m को मैं 100 से रिप्लेस करूंगा तो ये भी क्या आ जाएगी नेगेटिव, तो ये भी गई। अब रहेगी 2 वैल्यूज 4 + 2m एंड m + 1। अब ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि मोस्ट पॉजिटिव क्या है, यहाँ m को 100 पुट करेंगे तो 100 + 1 101, और यहाँ 100 पुट करेंगे तो आएगा 204 डबल। तो एंट्रिंग वेक्टर अब की बार हमारे लिए होगा ये कॉलम एंट्रिंग वेक्टर हमारे लिए कहलाएगा। अब बात करते हैं मिनिमम रेशियो की। जैसे एंट्रिंग वेक्टर आएगा तो हमें मिनिमम रेशियो फाइंड करना होगा, तो मिनिमम रेशियो देख लेते हैं हम। तो मिनिमम रेशियो चेक करें, क्या बताया था मैंने, एंट्रिंग वेक्टर और जो सॉल्यूशन वैल्यू SV की जो वैल्यूज हैं वो डिवाइड होगा एंट्रिंग वेक्टर के कॉलम में, एंट्रिंग वेक्टर उसको डिवाइड करेगा। तो देख लीजिए 2/2 दैट इज 1, 6/3 दैट इज 2, अब 2/-1 दैट इज -2, ये आ गया। फिर देख लेते हैं 2/2 1, 6/3 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय -1 तो -2। अब देखने से पता चल रहा होगा कि मिनिमम रेशियो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है -2, लेकिन हम कभी भी नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे मिनिमम रेशियो में, नेगेटिव और 0 को हम कभी भी मिनिमम रेशियो में जगह नहीं देंगे। हम उसको कभी भी उसको एग्जिस्ट जब भी अगर हो रहा है तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे। क्या रीज़न है, मिनिमम रेशियो क्यों है, क्या चीज़ हमें फाइंड होती है मिनिमम रेशियो से। मिनिमम रेशियो का मतलब ये होगा कि हम या कोई कंपनी उस जगह अपना प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्ट्स उस जगह जल्दी पहुंचाना चाह रही है जहां डिमांड कम हो। इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड हो ही ना, या इतनी कम हो कि वो नेगेटिव में हो जाए, तो फिर वो क्या प्रोडक्शन करेगी और अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे क्या पहुँचाएगी, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। प्रोडक्ट पहुँचाना चाह रही है लेकिन जहाँ से डिमांड कम आ रही है, सबसे पहले वो उसको फुलफिल करना चाह रही है, इसलिए नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से डिमांड नेगेटिव है तो फिर वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब इन दोनों में से जो सबसे कम वैल्यू है उसको हमारा टारगेट होगा, वो होगा मिनिमम रेशियो। वो क्या है 1, एंट्रिंग वेक्टर है ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी की एलिमेंट एंड दिस इज 2 की एलिमेंट। तो नेक्स्ट टेबल में एंटर होगा x3 और आउट होगा a1। क्लियर स्टूडेंट। थर्ड टेबल जब हम करेंगे तो यहां से 2 जाएगा, a1 जाएगा और एंटर होगा x3, और साथ में हम क्या करेंगे, की एलिमेंट को 1 बनाना होगा, तो उसको हम 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कंप्लीट रो को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो करते हैं हम कौन सी टेबल, थर्ड टेबल। तो स्टूडेंट्स ये है थर्ड टेबल का फॉर्मेट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इस की एलिमेंट को 1 बनाना है, और जो कि फर्स्ट रो में ही है, हमें क्या करना होगा, इस कंप्लीट रो को 2 से हमें डिवाइड करना है। तो करते हैं 2 2 = 1 तो 1, 0 -1/2 1 -1/2 0 1/2 1/2 और -1/2।
यह हो गया। अब इससे नीचे जो भी वैल्यूज आ रही है उन सबको हमें 0 बनाना है। तो देखिए इसके नीचे क्या है 3, तो इसका मतलब हमें इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा पहले, और उसको जो भी वैल्यूज आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा यहाँ से। जो भी नंबर है जिसको हमें 0 करना है, उसके लिए जिस रो को 1 बनाया है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर को हमें 0 करना है, और फिर उसमें जो वैल्यूज आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसको हमें 0 करना है उसमें से। तो देखिए सबसे पहले इसको 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 3, 0 माइनस का 3/2, 3 माइनस का 3/2, 0, 3/2, 3/2 माइनस 3/2। क्या किया हमने, इस कंप्लीट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसके नीचे 3 है। अब इसे 0 करना है तो इस कंप्लीट को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है 6, 0, 1, 3, 0, 1, 1, 0, -1। तो सब्ट्रैक्ट कर दें, जो वैल्यू आएगी वो हमारी सेकंड रो हो जाएगी। तो देखते हैं 6 - 3, 3, 0 - 0, 0, 1 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 3/2 दैट इज 5/2, 3 - 3 0, 0 माइनस माइनस प्लस 3/2, 1 - 0 1, 1 - 3/2 तो हो गया माइनस का 1/2, 0 - 3/2 तो -3/2, -1 + 3/2 तो 1/2। तो ये सभी वैल्यूज आ गए स्टूडेंट्स। अब इसके और नीचे, यानी ये तो 0 हो गया, अब इससे नीचे क्या है -1 है। तो अब क्या करना है, इसको 0 करना है। ये +1 है, ये -1 है। तो अगर इसको 0 करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दे डायरेक्ट, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 हो जाएगा अपने आप ही। तो क्या करते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम सब्ट्रैक्ट ही करें। अगर ये नेगेटिव है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, सिंपल है। तो ऐड करें, देखिए 1 + 2 कितना हो गया 3, 0 + 1 1। किस किस को ऐड कर रहे हैं, इसे ऐड कर रहे हैं इसके साथ। ध्यान रखो, इस कंप्लीट रो का एडिशन इस लास्ट रो के साथ है। थर्ड टेबल की फर्स्ट रो का एडिशन कर रहे हैं सेकंड टेबल की थर्ड रो के साथ। 0 + 1 1, -1/2 + 0 तो माइनस का 1/2, -1 + 1 0, 0 -1/2 तो माइनस का 1/2, 0 + 0 0, -1 + ½ तो -½ 0 + ½ तो +½ 1 -½ तो +½ आ गई सभी वैल्यूज। अब जहां भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके लिए वेरिएबल्स देखिए, इस टेबल से एंट्रिंग वेक्टर क्या था x3 और आउट कौन था a1, तो a1 की जगह तो आएगा ही आएगा x3। इसके अलावा जो है वो s3 रहेंगे, s2 और x1। फिर भी चेक कर लेते हैं अगर मिस्टेक नहीं होगी हो तो। क्यों, x3 का मतलब है x3 के नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलेगी, चेक कर लीजिए मिल रही है। यहाँ s2 है तो s2 के लिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी s2 के नीचे, तो 0 1 0 है। x1 है तो x1 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी जो कि है ये 0 0 1, तो ये भी है। अब इन सब की इनिशियल कॉस्ट भी हम रखेंगे। x3 की इनिशियल कॉस्ट है 3, s2 की इनिशियल कॉस्ट कितनी है 0, और x1 की इनिशियल कॉस्ट कितनी है 1। तो ये सब आ गई इसकी इनिशियल कॉस्ट। क्लियर स्टूडेंट। अब हमें करना है क्या, ZJ। तो ZJ हम काउंट करते हैं, देख लीजिए 3 + 3 6, 0 0 1 तो 1, -3/2
0 माइनस 1/2, तो माइनस का 4/2 दैट इज -2, माइनस 3/2 माइनस 1/2 माइनस का 4/2 दैट इज -2, 3 × 1 3, माइनस 3/2 माइनस 1/2 अगेन माइनस का 1/2, सॉरी माइनस का 3/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 माइनस का 1/2, तो माइनस का 4/2 दैट इज -2। नेक्स्ट 0, 3/2 0 और माइनस का 1/2, तो 3/2 माइनस का 1/2 1। नेक्स्ट वैल्यू में 3/2 प्लस 1/2 प्लस का 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू में माइनस 3/2 एंड प्लस का 1/2, तो माइनस का 1, तो 1 -2 3 -2 0 1 2 -1। अब हम फाइंड करेंगे Cj माइनस Zj। तो देखिए Cj माइनस Zj फाइनल कॉस्ट 1 -1 0, 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा तो 4, 3 - 3 0, 0 माइनस माइनस प्लस 2, 0 - 0 0, 0 - 1 -1, माइनस m -2 माइनस m प्लस 1, तो ये सभी कॉस्ट आएंगी फाइनल। तो ये सभी कॉस्ट में फिर से हमें क्या चेक करना है, क्या सभी कॉस्ट Cj माइनस Zj से लेस देना है? नहीं है, अभी भी दो वैल्यूज क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही है। तो मोस्ट पॉजिटिव को हमें टारगेट करना है, तो ये है मोस्ट पॉजिटिव जो कि हमारे लिए रहेगा एंटरिंग वेक्टर। और फिर से हमें फाइंड करना होगा एक बार और मिनिमम रेशियो। ये टेबल्स तब तक बनती रहेगी जब तक कि हमें Cj माइनस Zj में पॉजिटिव वैल्यूज मिलती रहेंगी और मोस्ट पॉजिटिव को हम टारगेट करते रहेंगे। तो मिनिमम रेशियो, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। 3 डिवाइडेड बाय 5/2 तो कितना होगा 6/5, ये भी नेगेटिव है। तो अब क्या है, मिनिमम रेशियो में एक ही वैल्यू है जो हम ले सकते हैं, और वो तो अब जो भी है कंपैरिजन कुछ है ही नहीं, तो वही हमारा टारगेट होगा। और वो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट 5/2। दैट मीन्स हमारे पास अब की बार की एलिमेंट होगा 5/2। नेक्स्ट टेबल में हमें इस 5/2 को क्या करना होगा, 1 में चेंज करना होगा। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टेबल की ओर, फोर्थ टेबल की ओर, देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फोर्थ टेबल हो सकता है कि लास्ट हो सकता है कि इसके बाद फिर से टेबल बने, वो डिपेंड करेगा Cj माइनस Zj पर। तो सबसे पहले की एलिमेंट जिसको हमें 1 बनाना है उसकी हम बात करेंगे। की एलिमेंट कितना है 5/2, इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा या 5/2 से हम डिवाइड करना होगा, एक ही बात है। या तो 5/2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2/5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है कि SV के लिए 6/5 0 1 0, 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 3/5, 2/5 माइनस 1/5 माइनस 3/5 एंड 1/5। इस कंप्लीट रो को 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कंप्लीट रो हमारे पास तैयार हो गई। क्लियर है? अब ये तो हो गया 1। अब इससे ऊपर और नीचे हमें क्या करना है, 0 करना है। इससे ऊपर क्या है, -1/2 है, नीचे भी क्या है, -1/2 है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। क्या, हमें इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह -1/2 है। तो एक बार -1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोनों में से 1/1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों रोज हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। तो देखिए इस कंप्लीट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3/5 0 1/2 0। हम क्या कर रहे हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3/10, 1/2 से कर रहे हैं तो 1/5 माइनस का 1/10 माइनस का 3/10 एंड 1/10। ये वैल्यू जाएगी इस कंप्लीट को 1/2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया।
फिर चेक कर लेते हैं 1/2 से किया तो 3/5 0 1/2 0 3/10 1/5 -1/10 माइनस का 3/10 एंड 1/10। क्लियर है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है पहले इसमें से, तो ये आ रहा है 1 0 -1/2 1 -1/2 0 1/2 1/2 एंड नेगेटिव 1/2। ये रो एज इट इज। अब देखो मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना होगा। ये ऐड करने से ये दोनों वैल्यूज जो है कैंसिल आउट होकर के 0 होगी, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो 1 + 3/5 1 + 3/5 तो 8/5 कहाँ आ रहा है यहाँ पे। 0 + 0 0 प्लस 0 1 + 0 1 -1/2 + 3/10 -1/2 + 3/10 तो क्या हो गया माइनस का 5 + 3/10 माइनस का 2/10 या माइनस का 1/5। 0 + 1/5 तो 1/5 1/2 -1/10 तो अब की बार 1/2 और माइनस का 1/10 है, तो कितना हो जाएगा 5 - 1/10 यानी 4/10 4/10 का मतलब होगा 2/5 विद पॉजिटिव साइन। फिर 1/2 -3/10 1/2 -3/10 है तो माइनस का 3/10 हो गया, तो 5 - 3 2 तो 2/10 और लास्ट -1/2 + 1/10 -1/2 + 1/10 तो हो गया माइनस का 5 + का 1 तो माइनस का 4/10 दैट इज माइनस का 2/5। ये कंप्लीट रो आ गई। अब यहाँ पे भी 0 करना है, ऑलरेडी 1/2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसे, तो जो कि हमारे पास 1/2 से मल्टीप्लाई है। इसमें से अब हमें क्या करना है ऐड करना होगा, तो इस रो को हम हटा देते हैं। अब इस रो की जगह जिसको 0 करना है वो रो आएगी, और 0 जो करना है किस रो को, इसे, तो 3 1 -1/2 0 -1/2 0 -1/2 1/2 1/2। क्या करें हम फिर से ऐड कर दें, तो 15 + 3 18/5 तो यह आएगा 18/5 1 + 0 1 0 0 + 0 -1/2 + 3/10 -1/2 और प्लस का 3/10 तो कितना हो गया माइनस का 2/10 या फिर माइनस का 1/5 1/5 -1/2 -1/10 -1/2 और माइनस का 1/10 तो माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6/10 या फिर माइनस का 3/2 1/2 - 3/10 तो 1/2 माइनस का 3/10 ये फिर से क्या हो जाएगा 2/10 यानी 1/5। क्लियर। और फिर लास्ट वैल्यू 1/2 - 1/10 1/2 - 1/10 दैट इज माइनस का 1/2 माइनस का 1/10 तो 4/10 दैट इज 2/5। तो ये सभी वैल्यूज हमें मिल गए स्टूडेंट। अब फिर से हमें चेक करना है जेड से, उससे पहले वेरिएबल्स हमें चेक करने हैं। देखिए एंट्रिंग वेक्टर क्या था x2 और आउटगोइंग क्या था s2। s2 की जगह क्या आ जाएगा x2 बाकी सब सेम रहेगा x3 x2 x1 और इन सब की इनिशियल कॉस्ट कितनी है 1 2 3। अब हमें बात करनी है जेड जे के लिए, तो जेड जे थ्री इंटू दिस 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आएगी, चेक कर लेना आप लोग। 1 इंटू 1 1 2 3 माइनस का 3/5 प्लस का 6/5 माइनस का 3/5 प्लस का 6/5 तो प्लस का 3/5
और माइनस का 1/5 तो प्लस का 2/5। 3/5 प्लस 4/5 तो 7/5 प्लस 1/5 8/5। 6/5 माइनस 2/5 तो कितना हो गया, प्लस का 4/5 और माइनस का 3/2 तो प्लस का 4/5 माइनस का 3/2। ये वैल्यूज आ रही हैं। वैसे सभी 5 में है, ये 2 में आ रही है, तो कुछ इसमें डाउटफुल है। डाउटफुल के लिए एक बार फिर से हम ये चेक कर लेते हैं। वैल्यू यहाँ पे -3/2 आएगा, ये एक्चुअल में कुछ और आएगा। हम ये चेक कर लेते हैं। 4th टेबल के लिए 1/2 है तो ये आएगा पॉजिटिव का 3/5। तो ये 3/5 होगा। तो कैलकुलेशन क्या होगी, प्लस का 6/5 माइनस का 2/5 तो कितना हो गया, प्लस का 4/5 और प्लस का 3/5 तो ये आ गया प्लस का 7/5। फिर नेक्स्ट में 6/10 माइनस का 6/5, ये 6/10 है, इसको लिख लेते हैं हम 6/10 माइनस का 6/5 और प्लस का 1/5 तो ये आ जाएगा 6 माइनस 12 प्लस 2 तो 8/6 माइनस 12 प्लस 2 तो 8 माइनस का 4/10 तो आएगा माइनस का 4/10। क्लियर। और लास्ट टेबल लास्ट वैल्यू में चेक कर लो, माइनस का 6/5 प्लस का 2/5 तो कितना हुआ, माइनस का 4/5 और प्लस का 2/5 तो माइनस का 2/5। तो ये टोटल वैल्यूज आ गई। तो लास्ट वैल्यूज हमारे पास आएगी Cj माइनस Zj। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, Cj माइनस Zj। तो देख लेते हैं 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 0 - 2/5 तो माइनस का 2/5, 0 - 8/5 तो माइनस का 8/5, 0 - 7/5 तो नेगेटिव 7/5, माइनस m प्लस का 4/10 और ये आ जाएगा माइनस m प्लस का 2/5। तो अब स्टूडेंट्स चेक कर लेते हैं कि सभी वैल्यूज नेगेटिव और सभी वैल्यूज 0 और लेस देन 0 है या नहीं। 0 0 0 लेस देन 0 लेस देन 0 लेस देन 0। पुट m इक्वल्स टू 100 सो लेस देन 0। पुट m इक्वल्स टू 100 इट्स आल्सो लेस देन 0। सो ऑल Cj माइनस Zj इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हमारी फाइनल टेबल है। तो जो सोल्यूशन रहेगा हमारे लिए, वो सोल्यूशन क्या रहेगा, तो हमारे लिए जो सोल्यूशन रहेगा इस टेबल के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा, जो भी x1 x2 x3 की वैल्यूज हमारी फाइनल टेबल में आई है वो हमारा आंसर होगा। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, 18/5 तो x1 इक्वल्स टू 18/5। x2 कितना आ रहा है हमारे पास 6/5 और x3 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8/5। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। और मैक्सिमम z हमें क्या गिवन था, मैक्सिमम z हमें गिवन था x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3। यहाँ सभी में ये वैल्यूज हम रिप्लेस कर देते हैं तो आ जाएगा 18/5 प्लस 12/5 प्लस 24/5। ये हो गया, दैट इज 54/5। तो ये हमारे पास है मैक्सिमम z की फाइनल वैल्यू 54/5। तो जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ अननोन 3, नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 और कोई भी वेरिएबल 0 नहीं है और कहीं पे भी फाइनल टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। अगर फाइनल टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर एग्जिस्ट करता है तो वो इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल सब रिमूव हो गए। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, बेसिक नॉन डिजेनरेट फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है। तो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग छोटी छोटी मिस्टेक्स कुछ नेगेटिव पॉजिटिव में वो मैंने आपको बता दी, वो चेक कर लेना। हालांकि आंसर पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप। तो
ये क्वेश्चन आज का, जिसमें हमने दोनों तरह के वेरिएबल्स यूज़ किए, सेलेक्ट वेरिएबल भी और सरप्लस वेरिएबल भी। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और वेरिएबल्स या कुछ और डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को हम यूज़ करेंगे। तो बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।